और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। तेजी से बढ़ रहे हैं मुल्क में ओमिक्रॉन के मामले। दिल्ली में भी, जी हां, राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के 4 नए मामले देखे गए हैं। इस तरह से दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 6 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। और पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 45 मामले सामने आए हैं। तो क्या कुछ आदाद शुमार कहते हैं, एहतियात बेहद जरूरी। जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले लगातार मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली राजधानी की अगर बात करें तो 4 नए मामले देखे गए हैं। अब तक दिल्ली में इस तरह से 6 मामले दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। और पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो अब तक ओमिक्रॉन के 45 मामले सामने आए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी रचना। लगातार हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली का हाल आपसे जानना चाहेंगे, अपडेट। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज 4 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 2 नए मामले सामने आए थे। कुल मिला के 6 मामले दिल्ली में अभी तक पाए गए हैं और लगातार सरकार इस पर निगरानी रखे हुए है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने सिचुएशन देखी थी, उस सिचुएशन से निपटने के लिए और उस तरीके के हालात यहाँ पर ना बने, तो सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। और लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो SOPs है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर फॉलो करें। और जो नए केसेस सामने आए हैं उन लोगों को हॉस्पिटल में भेजा गया है। साथ ही साथ एयरपोर्ट पे जितने भी लोग अलग अलग जगहों से आने वाले हैं उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। तो यहाँ पर सारी चीजें की जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि लगातार जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। रचना, इस सब के बीच में जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि CM अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हालात पे नजर बनी हुई है, सख्ती बरतने की अगर जरूरत हुई तो वो भी की जाएगी। देखिए जिस तरीके से सख्ती की बात अगर हम करें तो यहाँ पर पहले जब हमने पिछले फेज में देखा था तो लॉकडाउन जैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। हालांकि अभी इस तरीके के हालात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सरकार का भी कहना है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं उसको ना बरते और लोग सतर्क हो जाए तो हालात सुधारे जा सकते हैं। इसके साथ ही ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल में होम आइसोलेशन किया जा रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही है, नजर बनाए रखी जा रही है। तो ऐसे में सरकार के साथ साथ जो भी लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें किस तरीके से सतर्क रहना है, क्योंकि थोड़ी सी जो चूक है वो बड़ा एक खतरा यहाँ पर पैदा कर सकती है। तो उससे बचने की यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल रचना, बिल्कुल सही आपने कहा कि लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना के SOPs को अभी भी उनके ऊपर अमल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर राज्यसभा के 12 अरकान की मुअत्तली के ताल्लुक से है, जिसको खत्म करने पर अपोजिशन लगातार बज़िद नजर आ रहा है। आपको बताएं कि 18 से ज्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने मुअत्तली के खिलाफ पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च निकाला है। इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान शामिल हैं। अपोजिशन का कहना है कि सरकार की जबरदस्ती के आगे हम झुकेंगे नहीं। अपोजिशन का यह भी कहना है कि अवाम को बताना जरूरी है कि गलत नीयत के साथ अरकान पार्लियामान को ऐवान से बाहर रखा जा रहा है। जैसे आप सब जानते हैं, आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड MPs हैं उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीज़ों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब
नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। Number one. Secondly, such suspension is also wrong because it's based on something which is absolutely not done in a democracy. In schools and colleges, when you have debates, you allow both the parties to speak. It is the responsibility of the government to listen to the opposition, and it is the responsibility of the opposition to take issues of the people, of the janta in the house. It is unfortunate that if we are not allowed to speak, how are we going to voice your opinions? How are we going to voice the issues of India? And therefore, it is our right to be there, it is our right to speak, and therefore, the suspension of 12 members is absolutely not done. We will stand by them. We will not succumb to the chair, which is constantly telling us to apologize. Apologize for what? Apologize because we are not being allowed to speak. This is not done. So we stand in solidarity with all the 12 members who have been suspended, and we will not allow the House to run till they are taken back in the House. Thank you. Vinay Ustam ji, suspended MP है, CP, and then we take questions thereafter. Friends, always they say that the whole world is watching. Yes, we repeat it. The whole world is watching about the happenings in India, the biggest democracy. What is that? A government with the brute majority, with a fascist ideology, is trying to suppress the voice of dissent, the culture of discussion, and they want to say that we all are undefendable. Yes, we defended the cause of the workers. We defended the cause of the peasants. We stood for the insurance employees. और वहीं मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन अरकान की मौतली को जायज़ ठहराया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपोजिशन ने ऐवान का वक़ार मजरूह किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस तक हमने बोला था कम से कम जिस पार्टी के नेता एमपी उसको सस्पेंड किया है, कम से कम वो नेता जो सदन में उनका नेता है वो रिग्रेट व्यक्त करे ना। हम जो कुछ भी किया है वो ठीक ही है। मार्शल को मारा वो ठीक है, और टेबल पे नाचा वो भी ठीक है। एलईडी स्क्रीन निकाल के फेंकने का कोशिश किया वो भी ठीक है। अगर ऐसे ही चलते हैं तो अगर किसी को मर्डर करते हैं तो भी पार्लियामेंट में वो भी ठीक है। ऐसे ही बोलने वाले लोगों से क्या बताना। हमने सिर्फ ये बोला है कृपया आप माफी मांग के अंदर आइए, हम चर्चा चाहते हैं। इसीलिए हम 3-4 बार कम से कम जब चर्चा चल रहा था हमने वो चर्चा को पार्लियामेंट राज्यसभा एडजर्न करके उनको निवेदन किया आप कृपया अंदर आइए, चर्चा में भाग लीजिए, लेकिन मनसा ही नहीं है। ये ठीक नहीं है। इसीलिए अगर मार्च करता है तो लोग मार्चिंग ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका है 2-3 बार, अभी फिर से एक बार मार्चिंग ऑर्डर उन लोगों को मिलेगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी पारा जो है वो गर्माता जा रहा है। अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं सख्त रुख अपनाए हुए है। अभी का हाल? Actually, there's nothing wrong on their part. I am told that they are saying that they should apologize. What for they are apologizing? They are fighting for a correct cause. Government's intention is to silence all the oppositions. It is impossible. We will fight.
और चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी पारा गर्माता जा रहा है, अपोजिशन का मार्च लगातार जारी है, अभी वहां की सूरत हाल? देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो तमाम जो विपक्षी दल के नुमाइंदे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। पहले राहुल गांधी सांसद, टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अपनी बात रखी। सबकी तरफ से जो मांग की जा रही है कि जो निलंबन किया गया है वो गैर जरूरी निलंबन था और इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि करीब 13 दिन हो गए हैं जब से जो निलंबित सांसद हैं वो और आज मार्च करते हुए जो तमाम सांसद हैं उनके साथ साथ जो विपक्षी दल के फ्लोर लीडर्स हैं वो साथ में आए हुए थे। संसद भवन से विजय चक्कर उन्होंने मार्च किया और इनकी मांग है कि जल्द से निलंबन को वापस किया जाए। जी रवि, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार मार्च पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा,
हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोक दफा। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें कर्नाटक से। कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब एमएलसी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर्नाटक में कर दिया गया है। 25 नशिस्तों में 12 पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं, 10 हलकों में कांग्रेस आगे चल रही है। धारवाड़ जिले की अगर बात करें तो धारवाड़ हलके से कांग्रेस उम्मीदवार सलीम अहमद कामयाब हुए हैं, वहीं बेंगलुरु अर्बन हलके से यूसुफ शरीफ को शिकस्त हुई है। लगातार वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ का। रऊफ, अभी आपसे ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। जी देखिए, हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी को यहाँ पर सबकत हासिल है। हम देख रहे हैं कि 25 हलकों में एमएलसी के जो इंतखाबात हुए थे, 25 सीटों पर तकरीबन 12 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं और इनमें चंद उम्मीदवार कामयाब भी हो चुके हैं और अभी वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं। अभी 2 नताइज का ऐलान होना बाकी है। एक नशिस्त पर जो हासन जिले की है वहां पर जेडीएस को कामयाबी मिली है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस पूरे इलेक्शन में हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी को बज़ाहिर सबकत हासिल है, लेकिन कांग्रेस की भी पोजीशन कोई कमजोर नहीं दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियों के दरमियान, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला है। अभी 2-3 जो जिनके रुझानात अभी नहीं आए हैं, तो ये डिसाइड करेगा कि किसका पलड़ा भारी होगा। 1 या 2 नशिस्त आगे पीछे हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 25 सीटें थी उनमें 14 उम्मीदवार जो है कांग्रेस के रिटायर्ड हो रहे थे। 14 अरकान कानून साज काउंसिल कांग्रेस के थे जो रिटायर्ड हो रहे थे, जिनकी मियाद मुकम्मल हो चुकी थी। तो एक तरह से जो है कांग्रेस को कुछ नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आगे भी इलेक्शन होना है, उनको देखते हुए ये असेंबली इंतखाबात कितने अहम माने जा रहे हैं, इनके नताइज कितना असरअंदाज होंगे? जी बिल्कुल भी, ये इंतखाबात के नताइज आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है, 1-1.5 साल के बाद यहाँ पर इंतखाबात होंगे, तो उस पर इनका भी असर होगा। यहाँ वाज़ह तौर पर रियासत की सियासी तस्वीर यही कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर बराबर की पार्टियां हैं। दोनों में जो है कांटे का मुकाबला है। रियासत की ये तस्वीर पेश कर रहे हैं कि 2 बड़ी सियासी जमातें यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी हैं, जो आने वाले दिनों में इख्तिदार किस पार्टी को इख्तिदार सौंपेंगे, ये भी देखने की बात होगी। जी बिल्कुल रऊफ, तो लगातार यहाँ के नताइज पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर आपको दे दें, उत्तराखंड से है ये खबर। उत्तराखंड में 4 धाम रोड प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 डबल लेन हाईवे की तामीर की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मरकज के 8 सितंबर 2020 के हुक्म में तरमीम के मुतालबे पर गौर करते हुए तामीर की इजाजत दी है। वजारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। ये शाहराह दिफाई शोबे से मुंसलिक है, जिसकी वजह से फौज के लिए चीनी सरहद तक पहुंचना आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की 4 धाम परियोजना को हरी झंडी दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर रोड की जो परियोजना थी उसके चौड़ाई को बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अदालत सुरक्षा के संसाधनों की मानक को तय नहीं कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके यह कहा गया था कि उत्तराखंड की जो 4 धाम परियोजना है, उस परियोजना से
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सीमा की सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना बेहद आवश्यक है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर बनाई जा रही ऑल वेदर रोड को हरी झंडी दे दी है। यानी कि अब यह साफ है कि आने वाले दिनों में गंगोत्री, यमुनोत्री, इन तमाम जगहों पर जो केंद्र सरकार की चार धाम की परियोजना को लेकर सड़क बनाई जा रही है वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक और अहम खबर, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि जेवन मिलिटेंट हमला एक मंसूबाबंद कार्रवाई थी। जैश के गैर मुल्की मिलिटेंटों ने इसे अंजाम दिया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंट जख्मी पुलिस एहलकारों से हथियार छीनना चाहते थे, लेकिन चौकस जख्मी एहलकारों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंटों को जल्द ही कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आईजीपी ने सीनियर पुलिस और सिविल अफसरान के हमरा कांस्टेबल रमीज अहमद बाबा को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब में शिरकत की। रमीज अहमद कल हुए हमले में जख्मी हो गए थे। आज सुबह वो फौजी अस्पताल में जख्मों से जांबर न हो सके। आईजीपी कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डीसी श्रीनगर और सीआरपीएफ के दीगर अफसरान ने शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत पेश किया। बाद में रमीज के जस्द खाकी को उनके आबाई मकाम रवाना किया गया। ये हमारे आर्मड पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नज़दीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरेनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफ़ी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफ़ी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया, एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया। और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी तब तक आरपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था और वहाँ पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी करेंगे, आरओपी को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग कुछ उसमें बीपी व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। और बिल्कुल ये प्लान अटैक था और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा, ये देखता हो कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में। ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी और हम लोग को इनपुट बहुत मिला है, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं। एक और अहम खबर, लातूर के शहर उदगीर में एक 21 साला खातून को यहां के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डिलीवरी के लिए दाखिल किया गया था। खातून के मुताबिक अस्पताल के कंपाउंडर ने चेकअप के बहाने उसकी जिनसी हिरासानी की। मुतासरा की शिकायत पर सिटी पुलिस स्टेशन में कंपाउंडर के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिटी पुलिस जराये के मुताबिक इलाके की एक खातून को डिलीवरी के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसने यहाँ बच्चे को भी जन्म दिया। अस्पताल का कंपाउंडर मुलजिम सचिन राजमा ने इतवार की दोपहर खातून को चेकअप के लिए अस्पताल के ओपीडी रूम में ले गया, उसके साथ बदफेली की। और ऐसी धमकी दी कि तू बाहर बोले जाके तो तुम्हें जान से मार डालूंगा बोल के ऐसा कहा। इसलिए मैंने किसी को नहीं कहा। मैं रात में मेरे शोहर को फ़ोन लगा के 8 बजे, मुझे बर्दाश्त नहीं होने की वजह से मैंने उन्हें 8 बजे कहा, तो उन्होंने रात में आके फिर यहाँ पे बहस व तकरार शुरू की। जब से आप उन्हें लेके आए सामने और सबके सामने उन्हें सज़ा दें। हमें सबक सिखाना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ दोबारा ना हो जाए आइंदा से किसी औरत बेटी के ऊपर। और इस वक्त आपको लखनऊ से अहम खबर दे दें। लखनऊ असेंबली के सामने खुसूसी की कोशिश की गई है। 2 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की है।
केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने दोनों को रोक लिया और दोनों को तहवील में ले लिया है। तो अहम खबर, लखनऊ असेंबली के सामने खुदसूजी की कोशिश की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन दो लोगों को खुदकुशी करने से रोका। दरअसल ये दोनों लोग केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोका और दोनों को पुलिस तहवील में ले लिया गया है। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।